हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग हमारे एडवांस अकाउंट का एक सबसे इजीएस्ट टॉपिक और एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाने वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले, विच इज बायबैक ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हेडिंग तो डाल देंगे और उसके बाद में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये चैप्टर सिर्फ बायबैक तक ही रिलेटेड नहीं है, इसके साथ में और एक पार्ट आता है, दैट इज शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। अब बच्चों, कोई भी चैप्टर अगर आप लोग शुरू कर रहे हो एंड अगर आपको पता है कि ये चैप्टर पढ़ने से आपका फायदा क्या होगा, तो डेफिनेटली उस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो बायबैक ऑफ शेयर एंड शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, ये आपके एग्जाम्स में आज तक कैसे कैसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मई 2018 की अटेम्प्ट की, जब से आपका सीए इंटरमीडिएट शुरू हुआ। तो मई 2018 के एग्जाम में ये चैप्टर 10 मार्क्स के लिए पूछा गया। फिर आई नवंबर 2018 की अटेम्प्ट, ये चैप्टर पूछा गया 5 मार्क्स के लिए। फिर आया मई 2019 में भी ये चैप्टर पूछा गया था फॉर 10 मार्क्स। उसके बाद आई नवंबर 19 की अटेम्प्ट, और नवंबर 19 में भी इट वाज आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। एंड देन यहां से आपको भी पता है मई 20 की अटेम्प्ट तो हुई ही नहीं ड्यू टू कोविड, ठीक है। और नवंबर 20 इट वाज आस्क्ड फॉर 10। जनवरी 21 ये दूसरी अटेम्प्ट थी, इट वाज आल्सो आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स। एंड लास्टली इसके बाद एक आई अटेम्प्ट विच वाज जुलाई 21 की एक अटेम्प्ट, और इस अटेम्प्ट में रिकॉर्ड ब्रेक ये चैप्टर पूछा गया है फॉर 20 मार्क्स। ओके, तो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी यहाँ पर इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर की। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब भी आपको दे दूं तो एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स का वेटेज रखता ही है ये पर्टिकुलर चैप्टर। दूसरी बात, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड और वेटेज इतना तगड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुलाई 2021 की जो अटेम्प्ट जो हाल फिलहाल में हुई है, उसमें तो भाई क्या कहने, सीधे ये चैप्टर पूछा गया था फॉर 20 मार्क्स। समझ में आया? तो ये तो बात पक्की है कि एक अटेम्प्ट ऐसे नहीं हुई जहां पे ये चैप्टर स्किप हुआ है। तो डेफिनेटली ये अगर आप पढ़ लोगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको काफी सपोर्ट कर देगा ये पर्टिकुलर चैप्टर। तो हम लोग समझ के लेते हैं ये चैप्टर है क्या, बाईबैक का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें एक बार समझेंगे, देन हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बाईबैक होता है, बाईबैक ऑफ शेयर्स जो होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये सबसे पहले हम लोग समझ के लेंगे, ठीक है। सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है और इस कंपनी ने अपने काफी सारे जो शेयर्स है वो इश्यू कर रखे हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक शेयर होल्डर है, यहाँ पर एक शेयर होल्डर है, एंड लेट्स से यहाँ पर भी एक शेयर होल्डर है। तो कंपनी ने अपने शेयर्स इश्यू तो कर दिए। अब लेट्स से कंपनी अपने इश्यू किए हुए शेयर्स को परचेस कर लेती है खुद ही। कहां से? ओपन मार्केट से। ओके, ओपन मार्केट से जब कंपनी खुद के शेयर खुद ही परचेस कर लेती है तो वो आपका बायबैक ऑफ शेयर्स कहलाएगा। बात समझ के लेना। बायबैक ऑफ शेयर अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, व्हेन कंपनी परचेसेस इट्स ओन शेयर्स, ठीक है। जब कंपनी खुद के शेयर्स खुद ही परचेस कर लेती तो इसी को आप लोग क्या नाम देने वाले हो? बाईबैक ऑफ शेयर्स नाम। देखो, समझ में आ गया? तो ये हुआ आपका बाईबैक ऑफ शेयर्स का सिंपल सोबर भाषा में मीनिंग। अब एक क्वेश्चन में डाउट जनरेट हो सकता है, एक दिमाग में डाउट जनरेट हो सकता है, एंड डाउट इज व्हाट। आप डाउट ले सकते हो कि सर कोई कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है, ये तो समझता, बिकॉज कंपनी विल बी इशूइंग शेयर फॉर रेजिंग इट्स शेयर कैपिटल। लेकिन सर ये नहीं समझा कि कंपनी खुद के शेयर मार्केट से खुद ही क्यों परचेस कर लेती है। ये सबसे बड़ा आपके क्वेश्चन माइंड में चल रहा होगा। तो बच्चों, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बाईबैक ऑफ शेयर्स किया जाता है, ठीक है। एक बार वो समझ ले और फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस वगैरह कैसे वैरायटी के आते हैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो बाईबैक ऑफ शेयर्स के कुछ रीजंस होते हैं। उसमें अगर मैं मोटे मोटे रीजन की लिस्ट लगाऊं तो उसमें पहला रीजन आएगा टू इंक्रीज ईपीएस। टू इंक्रीज ईपीएस। अब सवाल है सर हमें ईपीएस नहीं पता। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग
पर शेयर। ये होता है आपके ईपीएस का मीनिंग। बच्चों इस पे आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, दैट इज फॉर ईपीएस। ये हमें इसी एडवांस अकाउंट के करिकुलम में पढ़ना है, सिलेबस में हम लोगों को ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो आपका ईपीएस है, तो इसके बारे में कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन ले ले तो जाके हमें समझेगा कि क्यों कंपनी बायबैक ऑफ शेयर करती है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। ईपीएस को निकाला कैसे जाता है, तो भाई पहले नाम से समझ लो। नाम क्या है? अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे की अर्निंग, ये क्या हो गई आपका? ईपीएस हो गया। तो याद रखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स काटने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट होगा उसको आप डिवाइड कर देना। किसके साथ डिवाइड कर देना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ में, ठीक है। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो आपको मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे अर्निंग कितनी हुई ये आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल इज द फॉर्मूला, कोई बहुत डिफिकल्ट तो गया नहीं होगा समझने के लिए। एक शेयर के पीछे की अर्निंग इज ईपीएस। तो हमारी अर्निंग बोले तो नेट प्रॉफिट होता है, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा? टैक्स काटने के बाद का। आपको पता है टैक्स आपका आता ही है जब आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो नेट प्रॉफिट टैक्स काटने के बाद जो भी आया उसे आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ में, तो आपको मिलता है ईपीएस। गाइस इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, बट मुझे रीजन समझाने हैं बायबैक के, इसलिए मुझे ईपीएस भी समझाना पड़ रहा है, ठीक है। शांति से सुनो। अब मैंने बोला कि भाई आपका बायबैक ऑफ शेयर करने के पीछे का एक रीजन क्या होता है? टू इंक्रीज द ईपीएस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप बायबैक ऑफ शेयर के मीनिंग पे ध्यान दोगे जो मैंने अभी अभी बताया, तो क्या मीनिंग बताया? जब कंपनी खुद के शेयर खुद ही परचेस कर ले तो वो बायबैक कहलाता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज कोई कंपनी है जिसका आज के डेट में 1 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद उसका नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपीस का, ओके। और मान लीजिए बायबैक के पहले इस कंपनी के 10,000 शेयर्स थे। ये कंपनी के शेयर्स कितने थे बताना? 10,000 इक्विटी शेयर्स थे। तो इस कंपनी का ईपीएस कैसे निकालोगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे पहले? 10,000 थे, 10,000 थे। तो यहां पर ईपीएस आपको मिल जाएगा 10 रुपीज। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डिफिकल्टी होगी, 10 रुपए का आपको ईपीएस मिल गया होगा। लेकिन बायबैक करने से क्या होता है मैंने बताया आपको, जब बायबैक किया जाता है तो इसका मीनिंग कंपनी खुद के शेयर खुद ही परचेस कर लेती है। अब अगर खुद के शेयर्स खुद ही कंपनी परचेस कर ले तो डेफिनेटली ये जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ये क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो सपोज कंपनी ने 5,000 शेयर्स का बायबैक कर लिया, कंपनी ने खुद के 5,000 शेयर्स खुद ही परचेस कर लिए, तो क्या होगा? जो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे कंपनी के, तो वो 10,000 से कितने पे जा गिरेंगे बताओ? 5,000 पर जाकर गिरेंगे। अब मैं यहां पर ईपीएस निकालने की कोशिश करता हूं। मेरा नेट प्रॉफिट तो सेम रहेगा, दैट इज माय न्यूमरेटर, अपॉन डिनोमिनेटर। बायबैक के पहले 10,000 इक्विटी शेयर्स थे तो मैंने डिनोमिनेटर में 10,000 डाल रखा था, बट बायबैक के बाद ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ये रिड्यूस होके कितने पे गिर जाते हैं? 5,000 पे। तो मैं डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा बताओ? 5,000 कर दूंगा। एंड सरप्राइजिंगली मेरा ईपीएस कितना हो गया? अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 20 रुपीज का हो गया। मुझे बताओ दोनों में आपको क्या बात समझी? प्रायर टू बायबैक आपका ईपीएस जो था वो 10 रुपीज था, और आफ्टर बायबैक आपका ईपीएस कितना हो गया बताओ? 20 रुपीज हो गया। समझ में आ रही है बात आपको? तो आपका बायबैक के बाद ईपीएस क्या हुआ? आपका ईपीएस इंक्रीज हो गया। तो आप बोलेंगे सर ये ईपीएस को इंक्रीज करने के लिए लोग बायबैक करते हैं क्या? तो मैं बताऊंगा जी हाँ, ये एक रीजन है आपके बायबैक ऑफ शेयर्स के पीछे का। बट सवाल आपके मन में फिर से आ सकता है कि सर कि ये बायबैक इसके लिए कर रहे ताकि ईपीएस बढ़ाया जा सके, बट ऐसी क्या गरज पड़ी कि हमें ईपीएस बढ़ा के बताना पड़ेगा? ये कॉमन सेंस का सवाल है, सबके माइंड में आ सकता है।
हम क्यों ईपीएस बढ़ाने की कोशिश करेंगे? तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। ईपीएस का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा किसी भी कंपनी का, किसी कंपनी का जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओगे, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पर आपको ईपीएस इंडिकेट करना पड़ता है, आपको ईपीएस बताना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साल का बनाऊं तो उसमें ना सिर्फ नेट प्रॉफिट दिखेगा, बल्कि मुझे अकॉर्डिंग टू AS20, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 ईपीएस का है, उसके हिसाब से मुझे वहां पर क्या बताना पड़ेगा? बताओ, मेरा ईपीएस भी इंडिकेट करना पड़ेगा। सवाल है सर, ये ईपीएस क्यों बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे? वैसे तो ईपीएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिटेल में बताऊंगा, बट अभी अभी बता देता हूं क्यों ईपीएस को पीएनएल के फेस पे बताने की जरूरत महसूस हुई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 को। रिक्वायरमेंट एक ही है, कारण एक ही है कि भाई कोई शेयर होल्डर है, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली वो अगर ईपीएस देखे तो उसे समझ में आएगा कि एक शेयर के पीछे कंपनी को अर्निंग कितनी हो रही है। समझ में आ रही है बात? ताकि वो अपना डिसीजन प्रॉपरली ले सके। जिस कंपनी का ईपीएस उसे ज्यादा लगा तो उसे ये इंटरप्रिटेशन मिलेगा कि इस कंपनी में एक शेयर के पीछे ज्यादा अर्निंग होती है, और जिस कंपनी का ईपीएस कम, उसे इंडिकेटर लग जाएगा कि भाई ये कंपनी खतरे वाली है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं रहेगा। ये जजमेंट आपके इन्वेस्टर को लग सकती है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ योर ईपीएस। तो बच्चों, कोई भी कंपनी अपना ईपीएस ज्यादा बताना चाहती है, और वो ज्यादा बताने के चक्कर में ये लोग क्या कर देते बताओ? बाईबैक ऑफ शेयर्स कर देते हैं। तो सीधी सी बात है ना भाई, आपका नेट प्रॉफिट तो चेंज हो नहीं सकता, और मुझे अगर आंसर बढ़ाना है तो डेफिनेटली ये जो डिनोमिनेटर है इसे कम करना पड़ेगा। जब मैं कभी भी डिवीजन के वक्त डिनोमिनेटर कम कर देता हूं तो आंसर बड़ा मिलता है। तो बस एग्जैक्टली हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, तो इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर दिया तो ईपीएस बढ़ जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर्स कम कैसे किया? बाय वे ऑफ बायबैक। ठीक है, होप सो सबके दिमाग में गया होगा कि बायबैक करने के पीछे का पहला रीजन क्या होता है। तो पहला रीजन एक ही है भाई, टू इंक्रीज द ईपीएस। ईपीएस को बढ़ाने के लिए आप लोग बायबैक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड रीजन देखते हैं। बायबैक करने के पीछे का एक सेकंड और बड़ा रीजन क्या है? तो वो रीजन ये है, टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग। टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग। ठीक है, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग को बढ़ाने के लिए भी बायबैक ऑफ शेयर्स किया जा सकता है। अब सवाल है सर ये कैसे पॉसिबल है, बताना। चलो देखते हैं। मान लीजिए इट इज वन कंपनी, और इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, ऐसा मान के चलिए कंपनी के टोटल शेयर्स 10,000 है। ओके, तो कंपनी के टोटल शेयर्स है 10,000, और इन 10,000 शेयर्स का मैं आपको बाइफर्केशन बोलता हूं। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, तो प्रमोटर्स ने ऐसा मान के चलिए आज के डेट में 40% शेयर्स परचेस कर रखे हैं। ठीक है, तो बताओ प्रमोटर्स के पास में कितने शेयर्स होंगे? तो आप बोलेंगे सर कौन सा हिसाब पूछ रहे हो, प्रमोटर्स के पास में 4,000 शेयर्स होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रमोटर्स। बताइए, कंपनी के टोटल शेयर्स 10,000, उसमें से प्रमोटर्स के पास में कितने हैं? 4,000 शेयर्स है। दैट मीन्स 40% की उनकी क्या है बताओ? होल्डिंग है। और सवाल है बाकी के शेयर्स कहां पर है? तो उसका भी जवाब दे देता हूं, बाकी के शेयर्स है आउटसाइडर्स के पास में। ठीक है, जो अदर शेयर होल्डर्स है, आउटसाइडर्स है, उनके पास में बचे हुए 6,000 इक्विटी शेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब बाईबैक की वजह से प्रमोटर्स का होल्डिंग कैसे बढ़ेगा, तो मैं आपको समझाता हूं। अब बाईबैक का मतलब मैंने आपको क्या बताया? तो आप बोलेंगे सर जब कंपनी खुद के शेयर खुद ही परचेस कर ले वो बाईबैक होता है। अब मुझे एक बात बताओ, शेयर्स कंपनी कहां से परचेस करेगी? फ्रॉम द ओपन मार्केट, बताया मैंने आपको। तो मान लीजिए ये जो आउटसाइडर्स है, इनके शेयर्स ओपन मार्केट में आप परचेस कर सकते हो, बिकॉज शेयर होल्डर परचेस क्यों करता है शेयर्स? जब भाव बढ़े तब उसे बेचने आ जाए, तो वो बेचने के लिए ही तो शेयर्स परचेस करता है। तो मान लीजिए
ये 6000 में से कंपनी को सपोज 2000 शेयर्स मार्केट में परचेस करने को मिल रहे हैं। ये कंपनी को अपने खुद के ही शेयर्स मार्केट से कितने परचेस करने को मिल रहे हैं? 2000। बट याद रखना, ये मार्केट में किसके शेयर्स घूम रहे हैं? जो बाहर के शेयर होल्डर्स है, अदर शेयर होल्डर्स है, अदर देन प्रमोटर्स है, उनके शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं। कितने घूम रहे बताओ? 2000। अब कंपनी क्या कर देगी? कंपनी ये 2000 शेयर का बाईबैक कर लेगी। तो इससे क्या होगा? जो बाहर 6000 शेयर थे उसमें से 2000 शेयर्स तो गायब कर दो, बिकॉज वो कंपनी ने खुद ही रख लिए। तो इसके बाद अब बाहर कितने शेयर्स घूमेंगे? 4000। और एक बात याद रखना, जब बाईबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हो तो इससे नंबर ऑफ शेयर कैपिटल या नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि कंपनी खुद के शेयर्स खुद ही परचेस कर ले तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाता है। तो डेफिनेटली जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे कंपनी के वो थे 10,000, तो वो बाईबैक करने के बाद 2000 से कम हो जाएंगे। तो बताओ अब शेयर्स कितने पड़े हुए हैं कंपनी के? वो है सिर्फ 8000। अब कंपनी के शेयर्स कितने बताओ? 8000। और एक बात आप आराम से समझ लीजिए, कंपनी के पास आफ्टर बाईबैक टोटल शेयर्स कितने पड़े हैं? 8000, जिसमें से प्रमोटर्स के शेयर्स जो उनके पास पहले थे उसके नंबर को धक्का भी नहीं लगा। तो पहले 4000 थे, तो बाईबैक के बाद भी प्रमोटर्स के पास 4000 शेयर्स ही पड़े हुए हैं। लेकिन आउटसाइडर के पास का क्या? तो आउटसाइड शेयर होल्डर जो है इनके पास में अब 4000 शेयर्स पड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, पहले कंपनी का होल्डिंग कितना, प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना था? तो दैट वाज 40%। और अब आफ्टर बाईबैक देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर 8000, इसमें से प्रमोटर्स के पास में कितने? 4000। तो आपको नहीं लगता कि प्रमोटर्स का होल्डिंग का परसेंट 50 हो चुका है? 50% शेयर्स अब प्रमोटर्स के पास में है। नंबर तो 4000 ही है, बट क्योंकि कंपनी के टोटल शेयर्स कम हो गए ड्यू टू बाईबैक, तो इनका होल्डिंग जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बताओ? इंक्रीज हो जाता है। समझ में आई बात? तो ऐसी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए भी क्या किया जा सकता है? कंपनी ने बाईबैक कर लेती है शेयर्स। ओके, तो कंपनी बाईबैक क्यों करती है उसके मैंने आपको 2 रीजन बताया। नंबर 1, अगर ईपीएस बढ़ाना है, अर्निंग पर शेयर बढ़ानी है, तो कंपनी क्या करेगी? बाईबैक। नंबर 2 क्या बोला? टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग। अगर प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ानी है तो भी आप लोग क्या कर सकते हो बताओ? बायबैक कर सकते हो। और मैंने लाइव एग्जांपल दिया कि कैसे प्रमोटर की होल्डिंग को बढ़ाया जा सकता है ड्यू टू बायबैक। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे और प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी जितने शेयर्स थे उतने ही पड़े रहेंगे, बट क्योंकि टोटल नंबर रिड्यूस हो गया तो अल्टीमेटली परसेंट ऑफ होल्डिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 2 रीजन आपको बताया। तीसरी बात, टू अवॉइड टेक ओवर्स, टू अवॉइड टेक ओवर। अब ये क्या होता है? सपोज एक कंपनी है, इसके शेयर्स मार्केट में निकले हुए हैं। अब मान लीजिए कोई एक बड़ी कंपनी है जिसकी नजर एक छोटी कंपनी पे बहुत दिनों से पड़ी हुई है, और अगर ये कंपनी, इस कंपनी के लेट से 50% से ज्यादा शेयर्स मार्केट से एक्वायर कर ले। कौन? बड़ी कंपनी। छोटी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स अगर बाहर से एक्वायर कर ले, तो ऐसा मान लो ये कंपनी दूसरे कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और ये सब्सिडरी बन के रह जाएगी। पूरा कंट्रोल जो रहेगा वो अब इस कंपनी का आ जाएगा इस छोटी कंपनी पे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे टेक ओवर्स को रोकने के लिए जो शेयर मार्केट में घूम रहे खुले छूटे हुए हैं, इनको ये कंपनी बॉट बैक कर ले सकती है। तो बॉट बैक करने से क्या होगा? मार्केट में ज्यादा शेयर्स घूमेंगे नहीं और प्रमोटर्स के पास में ज्यादा शेयर्स रहेंगे, जिसकी वजह से कोई दूसरी कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर नहीं कर पाएगी। ओके, तो ये 3 बड़े बड़े मैंने आपसे मुद्दे डिस्कस किए जिसकी वजह से बाईबैक किया जाता है। होप सो सबके दिमाग में अच्छे से जा चुका होगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपके बाईबैक के रीजंस क्या है? तो मैंने 3 बड़े बड़े रीजन बताया, जिसमें नंबर 1 था टू इंक्रीज द ईपीएस, नंबर 2 टू प्रमोटर्स होल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए, और नंबर 3 टू अवॉइड टेक ओवर्स। टेक ओवर्स को अवॉइड करने के लिए भी आप लोग बाईबैक करते हो। ठीक है, उसके अलावा शेयर प्राइसेस को एडजस्ट करने के लिए भी।
ओके, अब आप फाइनल में जाओगे तब ये चीजें आपको डिटेल में समझेगी, बट अभी समझ लो शेयर प्राइसेस को हमें अगर मान लीजिए एडजस्ट करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए भी बायबैक किया जा सकता है। ओके, तो ये चीजें आगे समझेगी, फिलहाल इतना जान लो काफी है। ओके, दिस आर ऑल द 4 रीजंस ऑफ योर बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब गाइस बायबैक ऑफ शेयर्स के रीजंस इतने डिटेल में देखने के बाद हम लोग समझ के लेते हैं कि इसमें हमें किस टाइप के, किस वैरायटी के प्रॉब्लम्स आने वाले। ठीक है, तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं प्रॉब्लम्स ऑफ बायबैक, प्रॉब्लम्स ऑफ योर बायबैक। तो बच्चों सिंपली स्पीकिंग देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन योर बायबैक ऑफ शेयर्स। 2 टाइप के प्रॉब्लम्स आपको यहां पर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप? एक है जो पूरे अकाउंटिंग एंट्री बेस्ड है। ओके, अकाउंटिंग एंट्री बेस्ड। और दूसरे टाइप के जो प्रॉब्लम्स है वो आपके बेस्ड है ऑन योर प्रोविजंस ऑफ बायबैक। ओके, जो प्रोविजंस ऑफ बायबैक पर डिपेंडेंट है, ऐसे भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे। ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अकाउंटिंग एंट्री बेस्ड मतलब आपको सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री समझ के लेनी है, प्रॉब्लम डन, प्रॉब्लम ओवर। और दूसरा कौन सा रहेगा जिसमें आपको प्रोविजन ऑफ बायबैक समझ के लेनी पड़ेगी, या जो प्रोविजन पे बेस्ड होंगे ऐसे भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। अभी पास्ट में ट्रेंड ऐसा दिख रहा है कि प्रोविजन ऑफ बायबैक पे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, हमें तो एनी हाउ हर एक प्रॉब्लम करना है, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और सिर्फ मैं बता चुका हूं आपको, ऐसे 2 टाइप के क्या रहेंगे बताओ आपके प्रॉब्लम्स ऑफ बायबैक रहेंगे। एक काम करेंगे, जो सिंपल वाला पार्ट है उसको एक बार देख के खत्म ही कर देंगे। ओके, जो अकाउंटिंग एंट्री बेस्ड है वो बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ये एक बार देख के खत्म कर देंगे। और उसके बाद मैं आपको प्रोविजंस ऑफ बायबैक पढ़ाऊंगा, दैट इज सेक्शन नंबर 68 ऑफ योर कंपनीज एक्ट 2013। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले ये जो आपके प्रॉब्लम्स है अकाउंटिंग एंट्री बेस्ड, इसको कोई प्रोविजन की जरूरत आपको नहीं लगेगी एक्सेप्ट फ्यू एंट्रीज। फ्यू एंट्रीज आपको समझ के लेनी है, आपके इस वैरायटी के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग प्रोविजन सीखेंगे, सेक्शन 68 पूरा डिटेल में देखेंगे, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग प्रोविजंस ऑफ योर बायबैक के क्वेश्चंस। ओके, होप सो सबको मेरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब यहां से आगे देखने जाएंगे अकाउंटिंग एंट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है,